कि 12वीं के बाद शिक्षा से, औपचारिक सरकारी शिक्षा से 13वीं हो जाती है। मैडम, देश राम में हो रहा है, आप समूह को रो रही हैं। एक बात बताइए, इस देश का जो बहुसंख्यक हिस्सा है उसके लिए तो राम राज्य हम तभी मानेंगे ना कि आया है जब वो हिस्सा सबसे पहले तो कम से कम 12वीं तक, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में, शिक्षण संस्थानों में सरकारी शिक्षा तक पहुंच पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल और केवल बढ़ता है दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में, पत्राचार के माध्यम में। स्कूलों में कहा जा रहा है छात्रों से कि जो स्कूल खराब है उन्हें मर्ज कर दिया जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, नए स्कूल खुलने की बजाय छात्रों को स्कूल के लेवल पर ही पत्राचार में ढकेल दिया जा रहा है। तो ये देश के जो हजारों हजार शंभुक हैं, जो इंदर मेघवाल हैं, जो अलग अलग सरकारी स्कूलों के प्रांगण में मारे जा रहे हैं, उनके लिए क्या डिमांड्स हैं जिनको लेकर आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे देश के लोग खड़े थे। वो इस उम्मीद में खड़े थे कि आज़ादी के बाद कम से कम हमें एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था मिलेगी जहाँ पर ये नहीं डिसाइड किया जाएगा कि वाइस चांसलर का बच्चा, मंत्री का बच्चा तो प्राइवेट स्कूल चला जाए, लेकिन सरकारी गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, सफाई कर्मचारी का बच्चा, महिला ढोने वाले का बच्चा सरकारी स्कूल के प्रांगण तक भी ना पहुंच पाए। आज हम देख रहे हैं अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के बाद सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वहां पर उनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक नया कॉलेज नहीं बनाया जाता है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती है, बल्कि सरकार अपना सीना ठोक कर कहती है कि देखिए 250-250% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है हायर एजुकेशन में। ये नहीं बताती कि पत्राचार माध्यम में बढ़ रहा है, उस माध्यम में जहां पर पहले से प्राइवेट मोड में छात्र पढ़ रहे हैं। पत्राचार के माध्यम के जो संस्थान है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL, उसको सरकार से 1 रुपया फंड का नहीं मिलता है, छात्र अपनी ही पैसे से पढ़ते हैं और आज के समय में कड़ाके की ठंड में खुले में बैठकर उनसे एग्जाम दिलवाया जाता है। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि इतनी भीषण गैर बराबरी के बीच में पढ़कर निकलने वाले छात्रों में स्टीफन से पढ़ा हुआ छात्र और साथ ही साथ ड्यू के SOL, इग्नू से पढ़ा हुआ छात्र बराबरी में बैठकर बराबर दर्जे की नौकरियों को हासिल कर लेगा, बराबर अधिकार हासिल कर लेगा, ये संभव नहीं है। आप छात्रों की बात करिए, 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आप ही की यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेसर रितु बैठी है, प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। कैसे आप न्याय की उम्मीद करते हैं इन लोगों से? देखिए, न्याय की उम्मीद हम करते हैं हमारे देश के बहुसंख्यक युवाओं के संघर्ष के बल पर। जो युवा लंबे समय से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि सरकारी स्कूल के छात्र, जिनका पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों पर, औपचारिक शिक्षा पर, उसमें उन्हें 20% रियायती अंक दिए जाएं, यानी कि 20% डेप्रीवेशन पॉइंट्स दिए जाएं उनको 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए। और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सरकारें कहती हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्यों नहीं ये सरकारें कहती है 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम? किसको डर लगता है कि अगर सबको सरकारी स्कूल भेजना पड़ गया तो मंत्री के बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाएगा, मंत्री जी का बच्चा नहीं जा पाएगा, अडानी जी का बच्चा नहीं जा पाएगा, शिक्षा मंत्री जी का बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाएगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाने के पहले उसको सरकारी स्कूल जाना पड़ेगा। यानी कि चपरासी का बच्चा, दलित का बच्चा, मैला उठाने वाले का बच्चा और प्रधानमंत्री का बच्चा, सब बच्चों को सेम सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा। इस बात से सरकारें डरती हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शैक्षणिक नस्लभेद यह है कि आज भी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और उच्च शिक्षा में रेगुलर, फॉर्मल मोड, औपचारिक और अनौपचारिक, इनफॉर्मल मोड, पत्राचार के माध्यम की दूरी बढ़ती जा रही है, जिसमें बहुसंख्यक युवाओं, मेहनतकश युवाओं को पत्राचार में ढकेला जा रहा है। क्या ये संभव है जो आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा एक गरीब चौकीदार के बच्चे के साथ बैठे? यहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी जूतों के पास बिठाकर पढ़ाया गया। आपको बता देती हूँ, साल 1911-12 के करीब हमारे देश के एक बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उस समय एक रिपोर्ट पेश की थी कि अंग्रेजी सरकार जितना लूटती है भारतीयों से, उसका 1% हिस्सा अगर शिक्षा पर लगा दे तो देश का हर युवा, हर बच्चा शिक्षित हो सकता है। तो आप एक बात बताइए, 1912 से आज हम 2024 में खड़े हैं, 2024 में खड़े हैं, 100 साल से ऊपर गुजर चुका है। हमारे काबिलियत में या हमारे देश की हैसियत में कमी नहीं आई है पढ़ा पाने के लिए, कमी है तो केवल सरकारों की नीयत में जो नहीं पढ़ाना चाहते। मैडम, उस समय अंग्रेजों के ही अधिकारी थे मैकाले, उन्होंने समान शिक्षा नीति देश में लागू की, लेकिन आज तो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश के नेता हैं, हमारे ही देश के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको क्या दिक्कत है समान शिक्षा नीति लागू करने में? देखिए, हम भगत सिंह ने ये कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे और भूरे मालिक आ जाएंगे, तो आज हमारे सामने भूरे मालिक बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे लिए असली आज़ादी नहीं है। इस देश का युवा बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा असली आज़ादी तभी मना पाएगा जब उसको सबसे पहले ये दिखाई पड़ेगा, ये मंजर देखेगा, ये अधिकार उसको हासिल होगा कि KG से लेकर किंडरगार्टन से लेकर PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक
बच्चा चाहे मालिक का हो, मजदूर का हो, चपरासी का हो, वाइस चांसलर का हो, सबको सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड में एडमिशन मिले, उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि सच में हम आज़ादी के समय में आ पाए। आज सबको कुर्सी बचाने से मतलब है, नेताओं को, मंत्रियों को, अडानी अंबानी को गठजोड़ करके, गलबहियां करके एक दूसरे के अच्छे दिन लाने में लगे हुए। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता 14-14 घंटे काम करके यही यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उनकी नींव रखते हैं, ईंटें रखते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूलों को खड़ा करते हैं, अपने पैसे से शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं, उनकी जेब से दिया हुआ पैसा ही उन्हीं की शिक्षा पर लगाने के लिए सरकार मना कर देती है, जैसे हम पर कोई एहसान करती हो। तो यहाँ से यही बात हम कहना चाहेंगे देश के युवाओं को, देश की सरकारों को बताना चाहेंगे कि इस देश का युवा कोई चुपचाप बैठने वाला मूर्ख युवा नहीं है। हमने लड़कर अपना अधिकार जीता है, आज तक जितने भी शिक्षा के अधिकार जीते हैं और आगे भी केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा का अधिकार हम लड़कर मिलकर जीतेंगे। चलिए, ये तो समस्याएं हैं, लेकिन आपके साथ कुछ सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं, ऐसे में ये क्या करें? बेटा परिचय दीजिए अपना, कौन सी क्लास में? मेरा नाम डिम्पल है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। डिम्पल है, 8वीं कक्षा में है। डिम्पल, क्या समस्याएं आती हैं? सर समस्याएं सर बहुत सारी हैं। जैसे हमारे स्कूल की, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, हमारे स्कूल की काफ़ी दिक्कत है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वो नहीं है, तो उसके हमारे पेपर भी आने वाले हैं। अभी फरवरी हमारे पेपर आ रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो भी आ भी नहीं रहे, क्लास में आ नहीं रही है, तो सिलेबस भी नहीं हो पा रहा है। सिलेबस नहीं होने से हम फेल हो सकते हैं, और अगर हम फेल हो जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी। और सबको लगता है कि हमारी गलती, और हमें लगना चाहिए कि जो प्रिंसिपल है उन्हें हमें स्कूल में आना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि हाँ, बच्चों पे जोर आना चाहिए कि बच्चे पढ़े। जैसे बड़े बड़े स्कूल के, जैसे अंबानी के स्कूल में बहुत सारे फिल्म स्टार के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें लगता है उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, उन्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ हिंदी मीडियम में दबा के रख दिया जा रहा है कि ये बच्चे ऐसे हैं, इनको कुछ भी चलेगा, इन पर कुछ जो जाना जरूर नहीं है। अब हमें भी शिक्षा उतनी बराबर मिलनी चाहिए। तो ऐसे सरकारी बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कंपेयर कर पाएंगे जब कंपेयर हो जाएंगे? यही सवाल तो हम उठा रहे हैं कि एक और अभी हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, पर अगर हम पुरानी शिक्षा नीतियों को देख लें, 1968 की, 1986 की, आज़ादी से लेकर अब तक अलग अलग चरण में जो भी शिक्षा नीति आई है, उनमें से किसी भी एक शिक्षा नीति ने ये जो गैर बराबरी की खाई है, जो निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो ये दोहरा चरित्र है कि दो अलग अलग तरह के स्कूल होते हैं, उनमें से प्राइवेट स्कूल जब से आज़ादी मिली है तब से चले आ रहे हैं, उस खाई को भरने की कोशिश कोई नहीं करता है। और जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे कॉलेज में जाने की बात आती है तब वो प्राइवेट कॉलेजों में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तो सरकारी कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे DU में, JNU में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाते हैं। और इन्हीं सरकारी कॉलेजों में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होती है। हमारी एक बड़ी मांग रही है, इस NEP से पहले से ये मांग चली आ रही है कि सरकारी कॉलेजों में सरकारी स्कूल के बच्चों को 20% रियायती अंक यानी कि डेप्रिवेशन पॉइंट मिलना चाहिए। ये जो छात्र आए हैं आज, इनको कैसे हम एक ऐसी रेस में लगा सकते हैं जहां सरकारी स्कूल के टॉपर का 80% आता है और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का 80% पे तो आखिरी जो फेल हो रहा होगा उसका आता है। अभी ये लोग बात करते हैं कि देखिए हम लोग मेरिट हटा दिए हैं, हम लोग CUET ले आए हैं, फला ढीम का टेस्ट ले आए हैं। अरे भैया, बात तो वही रह जाएगी ना कि जो इंसान पहले मेरिट से पास आ रहा था वो महंगी महंगी कोचिंगों में पैसा देगा, और वहीं ये सरकारी स्कूल के बच्चे आएंगे जो स्कूल तब नहीं जा पाते जब मोहल्ले में एक टैंकर आ जाता है, इनको स्कूल जाने से रोक लिया जाता है कि नहीं भैया आप पानी भरिए। और ये गांव देहात की बात नहीं है, मैं ये मीडिया में बहुत साफ तौर पे कह दूं, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली की ही बातें बता रही हूँ मैं, जहाँ पानी भरने के लिए बच्चियों का स्कूल छूट जाता है। और ऐसे स्कूल जहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में तो देश की तुलना में सबसे बेहतर सरकारी स्कूल है। अरे यहाँ पे एक सेक्शन में अंग्रेजी मिलता है, बाकी सबको हिंदी मीडियम में धकेल दिया जाता है। विज्ञान पढ़ाने वाले बच्चे नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि सरकारी स्कूलों के बाहर, सर्वोदयों के बाहर अक्सर हमको एक बात देखने को मिलती है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। क्या मतलब होता है इसका? शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए। हम बोल रहे हैं ज्ञान के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं, तो किसकी सेवा के लिए जा रहे हैं? सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि साथी मुदिता ने भी कहा कि उनकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है। 13वीं रेगुलर कॉलेज से, रेगुलर मोड से जाते हैं तो पत्राचार के माध्यम से पढ़ने पे मजबूर होकर जाते हैं, और ऐसे SOL में, ऐसे IGNOU में जाते हैं जहाँ का मटीरियल इतना घटिया क्वालिटी का है कि आज़ादी का साल 1947 नहीं 1945 बताया जाता है, हमारा संविधान बनने का साल 1949 नहीं 1994 लिख दिया जाता है, विवेकानंद को अनप्रिंसिपल कह दिया जाता है इस SOL के मटेरियल में।
और यही पढ़ के एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का देश का सबसे बड़े डिस्टेंस लर्निंग मोड के संस्थान की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे दलित समुदाय से आने वाले, आदिवासी समुदाय से आने वाले महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आता है, गरीब परिवारों का एक हिस्सा आता है। उनको शिक्षा मिल भी रही है तो गलत मिल रही है। और जो रेगुलर कॉलेज में भी शिक्षा है, जहाँ पे अगर कोई गिना चुना हिस्सा पहुँच भी पा रहा था, जो प्री मैट्रिक फेलोशिप से लेकर मौलाना आज़ाद फेलोशिप जैसे बड़े मुद्दे थे, उनको रद्द कर दिया गया है, उन स्कॉलरशिप को हटा दिया गया है, जिससे जो पहले ही हम कह रहे हैं सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें से 1% जो ऊपर का हिस्सा है वो पहुंच पाता है रेगुलर कॉलेज तक, हायर एजुकेशन तक, उनको बाहर धकेल दिया जाता है। इसी के साथ साथ जब उनको बाहर धकेला जाता है, इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये भी है कि शिक्षा की जो प्रवृत्ति है उसको और जोर से बदला जा रहा है, सिलेबस बदला जा रहा है, सिलेबस में छटनी हो रही है, और वोकेशनल स्किल बेस्ड कोर्सेज को लाके सवाल उठाने वाले जो कोर्सेज, क्रिटिकल थिंकिंग वाले कोर्सेज है, उनको कर्व किया जा रहा है। अभी तक नई शिक्षा नीति पे बात नहीं हुई है, उस पर भी मैं छोटी 2 बातें रखना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो बहुत खुले आम तौर पर कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति है। जहाँ पे यूजीसी पहले ग्रांट प्रोवाइड करता था, वहाँ पर अब हीपा के लोन आ गए हैं, जहाँ पर फीस बढ़ रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस में हर कोर्स की फीस 2 गुनी बढ़ गई है। ऐसे में जो गरीब परिवारों से आने वाले लोग हैं, जो मजदूर परिवारों से आने वाले लोग हैं, उनके लिए इन संस्थानों में जगह नहीं बच पाती है। जो सरकारी स्कूल के छात्र आज यहाँ आए हैं इस प्रदर्शन में, इस उम्मीद से आए हैं कि हम सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा की, पब्लिक फंडेड एजुकेशन की, केजी से पीजी तक की लड़ाई को और सशक्त करेंगे, और उन नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे जो खुद शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के मंत्रालय संभालते हैं, और उनके खुद के बच्चे वेलम बॉयज से लेकर मॉडल स्कूल बाराखंबा तक पढ़ते हैं। तो हम सरकारी स्कूलों में जिनका बच्चा पढ़े, उन नेताओं की बात सुनने को फिर भी मानेंगे। धन्यवाद।